अध्याय 261 एक पृथ्वी संत मास्टर की हत्या। डिंग। हल्की पवन तलवार और कुल्हाड़ी ने हवा में एक जोरदार ध्वनि के साथ संपर्क बनाया, जिससे ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और उनके चारों ओर की वर्षा को हर दिशा में बिखेर दिया। जैसे ही दो संत हथियार अलग हुए, जियान चेन की आकृति अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गई और उसकी तलवार पकड़े हुए हाथ कांपने लगा। आखिरकार कुलपति की तुलना में उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। नीला और बैंगनी तलवार क्यों ही उसके हमले को मजबूत करने में सक्षम थी, लेकिन यह उसकी संत शक्ति को मजबूत करने में सक्षम नहीं थी। कुलपति के साथ इस क्षणिक संपर्क के साथ जियान चेन के आंतरिक अंगों ने झटके से इतना जोरदार झटका महसूस किया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। एक पृथ्वी संत गुरु और एक महान संत गुरु के बीच का अंतर उतना ही बड़ा था जितना कि आकाश स्वयं अंतहीन था। यहां तक कि युद्ध कौशल भी किसी भी तरह से इस अंतर को पाटने में मदद नहीं करेगा। अगर जियान चेन ने अपने आंतरिक शरीर को कई बार मजबूत नहीं किया होता तो उसे गंभीर चोट लग जाती। जिया कबीले के मुखिया का चेहरा एक पल के लिए कांप उठा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर एक गहरे चेहरे और हल्की सी गुर्राहट के साथ उसके होठों के बीच से खून की एक छोटी सी धार बह निकली। कुलपति को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपने संत हथियार को निरीक्षण के लिए ऊपर उठाया। बाहर बहुत अंधेरा होने के बावजूद संत हथियार के साथ उनके गहरे और व्यक्तिगत संबंध के कारण उन्हें महसूस हुआ कि उनके संत हथियार के ब्लेड पर एक उंगली के आकार का निशान था। ये कैसे संभव है? वह आदमी पूरी तरह से अविश्वास में बोला। इस समय उसका दिल बेचैन होने लगा। उसके चेहरे पर अब शांति नहीं बल्कि सदमा था। वह पृथ्वी संत मास्टर स्तर का विशेषज्ञ था जिसके पास पहले से ही अतुलनीय रूप से शक्तिशाली संत हथियार था। ये कहा जा सकता है कि युद्ध कौशल के उपयोग के बिना स्वर्ग संत मास्टर स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति उसके संत हथियार को कम से कम नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस क्षण उसके संत हथियार को अप्रत्याशित रूप से उंगली के आकार के निशान से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस तथ्य ने ही उसके अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। क्या यह हो सकता है कि यह प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग संत मास्टर स्तर का विशेषज्ञ हो? जिया कबीले के कुलपति ने घबराकर सोचा, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया उसने तुरंत इसे झूठा मान लिया। उसके सामने जियान चेन बेहद कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए उसके लिए स्वर्ग संत मास्टर बनना कोई रास्ता नहीं था। तो फिर क्या हुआ? जिया कबीले के मुखिया का चेहरा पीला पड़ने लगा क्योंकि खून बहता रहा। वह कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि उसका संत हथियार कैसे टूट सकता है। सामान्य ज्ञान के अनुसार जो कोई भी उसके संत हथियार को नुकसान पहुंचा सकता था वह तियान युआन महाद्वीप के विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ था। ऐसे विशेषज्ञ उसे चींटी को मारने की तरह आसानी से मार सकते थे बिना उसके प्रतिशोध के। अपने संत हथियार के घायल होने के कारण उसे स्वयं भी गंभीर आघात पहुंचा था। जब कुलपति असमंजस की स्थिति में फंसे हुए थे, जियान चेन की तलवार एक बार फिर उन पर उड़ चुकी थी। लाइट विंड स्वॉर्ड से निकलने वाली धुंधली रोशनी रात में दिन की तरह साफ थी। बिजली की तरह तेज तलवार बारिश के बीच से बेजोड़ गति से उड़ी और कुलपति के गले पर निशाना साधा। जियान चेन की गति के बावजूद जिया कबीले का कुलपति अभी भी पृथ्वी संत मास्टर क्षमता का विशेषज्ञ था। उसके लिए जियान चेन की इस गति का मतलब था कि उसे महान संत मास्टर स्तर के खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। अपने घावों को दबाते हुए कुलपति ने अपने संत हथियार को उठाया और उसे नीले रंग के संत बल से भर दिया। अचानक आसपास का पानी हथियार की ओर उड़ने लगा, जैसे कि कोई रहस्यमय आकर्षण हो। यह उसके हाथों में कुल्हाड़ी की ओर उड़ गया और हथियार की नोक पर संघनित होने लगा। बहुत जल्दी पानी चारों ओर घूमने लगा और पानी का एक ड्रैगन बन गया जो जियान चेन की ओर उड़ गया। हालांकि जियान चेन की तलवार पर लगी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई सीधे पानी के ड्रैगन को भेदती हुई कुलपति के गले की ओर बढ़ती रही। कुलपति की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं और उन्होंने अपना हथियार जियान चेन पर फेंक दिया। उनके हाथ में कुल्हाड़ी इतनी भारी मात्रा में सेंट फोर्स ले जा रही थी कि नीचे गिरने वाली कुल्हाड़ी की आवाज से ऐसा गड़गड़ाहट जैसा शोर हुआ कि आसमान फट सकता था। इस कुल्हाड़ी के चाप में किसी तरह का गहरा रहस्य छिपा था जो किसी तरह जियान चेन के शरीर पर दबा हुआ था। इस बार कुलपिता ने युद्ध कौशल का प्रयोग किया था। प्रत्येक युद्ध कौशल यदि उचित रूप से उपयोग किया जाए तो किसी प्रकार का शक्तिशाली दबाव उत्पन्न करेगा। युद्ध कौशल जितना उच्च स्तर का होगा दबाव उतना ही मजबूत होगा। हर बार जब इन युद्ध कौशलों का उपयोग किया जाता था तो इससे अनगिनत लोग चौंक जाते थे और एक पल में युद्ध का परिणाम भी बदल सकता था। कुछ युद्ध कौशलों को नियमित हमले के साथ उपयोग करने के लिए सामंजस्य बनाया जा सकता है ताकि वे जगह से बाहर न दिखें। इस प्रकार की आक्रमण शैली से भविष्यवाणी करना और समझना कठिन हो जाता था, जैसे कि ये दुनिया का रहस्य हो और साथ ही इसे बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता हो।
कुलपिता की इस कुल्हाड़ी के पीछे की ताकत बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, शक्ति बहुत ज्यादा थी। जैसे ही दो संत हथियारों ने संपर्क किया, कुल्हाड़ी की जबरदस्त ताकत ने जियान चेन को उड़ा दिया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि कुलपति भी खरोंच के बिना बच नहीं पाए। खून की उल्टी करते हुए उन्होंने डर और अविश्वास की नजर से जियान चेन को देखा। उनकी कुल्हाड़ी पर उसी आकार का एक और दांतेदार निशान था। जबकि इस नवीनतम वार के आदान प्रदान ने जियान चेन को उड़ा दिया था, उसका संत हथियार एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका संत हथियार बहुत अजीब है, हालांकि वह खुद स्वर्ग संत गुरु नहीं है, लेकिन उसका हमला एक के बराबर था। मैं उसके खिलाफ इस तरह फिर से नहीं लड़ सकता। कुलपति ने निष्कर्ष निकाला। वह हैरान था, लेकिन ये जानने के लिए लालची भी था कि आखिर जियान चेन ने अपने हमले को कई गुना मजबूत बनाने के लिए क्या किया। क्या यह एक युद्ध कौशल था, या शायद किसी तरह का खजाना? जो भी हो, ये निस्संदेह एक अमूल्य खजाना होगा, और अगर वह इसे पकड़ ले तो। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, जिया कबीले के मुखिया ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है, और फिर उसने लालच से जियान चेन को देखा। जियान चेन पसीने से लथपथ माथे के साथ जमीन से उछल पड़ा। अपने घावों की देखभाल करने में असमर्थ, वह केवल एक बार फिर कुलपति पर हमला कर सकता था। हालांकि चोट काफी गंभीर थी, लेकिन कुलपति का हथियार अब 2 बार क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिससे उसके घाव जियान चेन से भी अधिक गंभीर हो गए थे। इसलिए कुलपति की तुलना में जियान चेन के घाव काफी हल्के कहे जा सकते हैं। जियान चेन की तलवार तेजी से गिरती हुई बारिश की बूंदों को चीरती हुई कुलपति की ओर बढ़ी। अब तक कुलपति को एहसास हो चुका था कि जियान चेन की व्यक्तिगत ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसका हमला उससे कहीं ज्यादा था। इसलिए एक और टकराव के डर से कुलपति ने खुद हमला करने की कोशिश करने से पहले रास्ते से हट गए। जियान चेन की तलवार कला ने गति पर जोर दिया। कुलपति द्वारा चकमा देने के लिए अथक प्रयास करने के बावजूद वह पूरी तरह से रास्ते से हटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। जियान चेन जानता था कि एक पृथ्वी संत मास्टर के पास खुद पर एक स्पष्ट लाभ था, इसलिए उसके लिए कुलपति के संत हथियार पर हमला करने की कोशिश करना अनिवार्य था। इससे कुलपति की ताकत सीमित हो जाएगी और इसलिए वह स्वतंत्र रूप से हमला या बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। दूसरी तरफ किंग यून, किंग म्यू और किंग शान ने फ्लेम मर्सिनरीज के साथ महान संत मास्टर्स के साथ मिलकर जिया कबीले के बचे हुए दर्जन भर सदस्यों से लड़ाई की। जियान चेन ने जिया कबीले के अधिकांश लोगों को उनकी नींद में मार डाला। शेष कुछ लोग महान संत मास्टर स्तर के थे, इसलिए भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन वे डटे रहने में सक्षम थे। किंग यून की शक्ति पहले ही सर्वोच्च महान संत मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके संत हथियार में पृथ्वी गुण था, जिससे जिया कबीले के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर उसका युद्ध कौशल और भी अधिक घातक हो गया। जियान चेन और जिया कबीले के कुलपति ने कई वार किए। कुलपति ने जियान चेन की तलवार को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को 3 बार चाकू लगने से नहीं बचा सका और उसकी कुल्हाड़ी पर 5 और वार हुए। उसके संत हथियार को हुए नुकसान की मात्रा बढ़ने के साथ ही कुलपति के घाव और भी गंभीर हो गए। अगर जियान चेन ने उसके संत हथियार को नष्ट कर दिया होता, तो न केवल उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती, बल्कि उसकी जान भी चली जाती। तुम कौन हो और मेरे जिया कबीले पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या हमारे जिया कबीले ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है? कुलपिता भ्रम में दहाड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। जियान चेन ने अपने हमले बंद नहीं किए, लेकिन उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं वह आदमी हूं जिसके खिलाफ तुम्हारा जिया कबीला इस समय अभियान चला रहा है। कुलपति की आंखें संकुचित हो गईं और वह एकाग्रता से जियान चेन को देखने लगे। क्या आप जियान चेन हो सकते हैं? सही। जियान चेन ने इसे अस्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई। उसकी तलवार के वार और भी भयंकर हो गए, मानो वह आज कुलपति को मारने के लिए तैयार था। वह नहीं चाहता था कि उसके फ्लेम मर्सिनरी को एक अर्थ सेंट मास्टर द्वारा निशाना बनाया जाए। जियान चेन, क्यों न हम इस बारे में बात करने की कोशिश करें? अब तक कुलपति अपनी कमजोरी दिखाने लगे थे। वह स्पष्ट रूप से नुकसान में था और इसलिए अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसका अंत निकट होगा। संभव नहीं। जियान चेन ने जिया कबीले के युद्ध विराम के प्रयास को अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर कुलपति का चेहरा उदास हो गया और फिर वह अंधेरे में जियान चेन को खतरनाक तरीके से घूरने लगा। जियान चेन, आज की यह बात मैं, जिया फैन, इसे निश्चित रूप से याद रखूंगा। ये कहते हुए कुलपति तुरंत पलटा और भागने लगा। तुरंत पीछा करते हुए जियान चेन को पता था कि इस भारी बारिश और अंधेरे में अगर कुलपति बहुत दूर चले गए तो वह उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। हालांकि कुलपति के घाव काफी गंभीर थे, फिर भी वह एक पृथ्वी संत मासिर था। उसके अंदर की संत शक्ति उसे स्थिर करने के लिए पर्याप्त थी ताकि वह इतनी तेजी से भाग सके कि जियान चेन उसे पकड़ न सके।
ये देखकर कि कुलपति दूर होते जा रहे थे, जियान चेन की आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक उठीं, ऐसा लग रहा था जैसे रात में दो जुगनू हो। उसके हाथ में पकड़ी हुई हल्की पवन तलवार तुरंत उसके हाथ से अलग हो गई, मानो उसमें जान आ गई हो। पच। कुलपति ने कभी नहीं सोचा था कि जियान चेन ऐसा अजीब कारनामा करने में सक्षम होगा, इसलिए वह अनजान था और उसने हल्की पवन तलवार को सीधे अपने गले में घुसने दिया। अध्याय 262 ऑपरेशन समाप्त। भारी बारिश और अंधेरे के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई थी। इस तथ्य के साथ कि जिया कबीले के सभी लोग अभी भी लड़ रहे थे, जिया कबीले के मुखिया की मृत्यु पूरी तरह से किसी की नजर में नहीं आई। कुलपति के गले में छेद करने के बाद लाइट विंड स्वॉर्ड हवा में घूमी और जियान चेन के हाथ की ओर वापस उड़ गई। जिया कबीले के कुलपति वास्तव में एक पृथ्वी संत गुरु होने के पद के हकदार थे। गले में छेद होने के बाद भी वह मर नहीं गया। उसकी दोनों आंखें भय से खुली हुई थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके गले में छेद होने के कारण वह बोलने की क्षमता खो चुका था। अन्यथा वह अपने अंतिम क्षणों में जो कुछ भी सोच रहा था वह कह देता। क्योंकि जिस तलवार ने उसके गले को छेद दिया था वह अकल्पनीय रूप से तेज थी और स्वतंत्र रूप से हवा में उड़ सकती थी, जिया कबीले के मुखिया को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि यह तलवार क्या थी। कुलपति के आंतरिक अंगों और शरीर से जीवन लगातार खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में चल रहे रहस्य को सुझाने की कोशिश करता रहा। आसमान से एक बार फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, क्योंकि बिजली ने कुछ पल के लिए पूरे इलाके को रोशन कर दिया। भारी बारिश ने जमीन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि सभी की सुनने की शक्ति बुरी तरह प्रभावित हो गई। जियान चेन की पानी से भीगी हुई आकृति से पानी टपकता रहा, क्योंकि वह शव की ओर बढ़ रहा था। नीचे बैठते हुए जियान चेन ने अपनी कमर पर कुलपति की स्पेस बेल्ट और हाथ पर स्पेस रिंग उतारी। ये देखने के लिए कि वे क्षतिग्रस्त है या नहीं, एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद वह तुरंत उस क्षेत्र से चला गया। जिया कबीले का मुखिया कबीले का नेता था और वह संस्थापक भी था। साथ ही वह एक पृथ्वी संत मास्टर भी था, जिसका अर्थ है कि उसके पास जो धन था वह निश्चित रूप से जियान चेन और विकासशील फ्लेम भाड़े के सैनिकों के लिए एक बड़ा वरदान होगा। कुलपति को मारने के बाद जियान चेन ने लड़ाई नहीं छोड़ी और तुरंत जिया कबीले के बाकी लोगों की ओर बढ़ गया। चूंकि अब उसे जिया कबीले से बिल्कुल भी नफरत थी, इसलिए वह निर्दयी नहीं होगा। चूंकि इनमें से हर एक आदमी कबीले का सबसे ताकतवर लड़ाका था, अगर वे सभी मारे गए तो जिया कबीले की ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। जिया कबीले को कई महान संत गुरुओं और कुछ संत गुरुओं के साथ एक फायदा था, उनकी लड़ाई की ताकत इतनी मजबूत थी कि 7 महान संत गुरु घायल हो गए। यहां तक कि किंग शान और किंग म्यू दोनों घायल हो गए, केवल पृथ्वी संत बल और युद्ध कौशल के मालिक किंग यून को ही चोट नहीं लगी। वह अकेले ही कई महान संत गुरुओं से लड़ रहा था, जिससे उसके पक्ष के अन्य लोगों पर दबाव बहुत कम हो गया। जियान चेन के शामिल होने से जिया कबीले को जो पहले बढ़त हासिल थी वह खत्म हो गई। कुछ साधारण संत गुरुओं ने एक साथ मिलकर एक सामान्य महान संत गुरु को धमकाया होगा और शायद एक को मारने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन जियान चेन की नज़र में वे वध के लिए भीड़ के बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं थे। जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार के साथ जिया कबीले के लोगों के समूह में प्रवेश किया और हर जगह तेज गति से वार किया। तलवार के हर वार ने जिया कबीले के लोगों में से एक के गले में जगह बनाए और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, जियान चेन ने उनकी जान ले ली। जियान चेन की तीव्र हत्या की गति के कारण जिया कबीले के लोगों की संख्या तेजी से कम हो गई और कुछ ही समय बाद उनमें से एक भी नहीं बचा। उसके अचानक प्रकट होने से तियानहुआ संप्रदाय के 3 लोग जियान चेन पर पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए। जिया कबीले के 300 आदमी थे। कुलपिता समेत सभी मारे गए, एक भी बच नहीं पाया। दूसरी तरफ फ्लेम मर्सिनरीज के केवल महान संत मास्टर्स किंग शान और किंग म्यू को ही नुकसान हुआ था। उनमें से हर एक खुले घावों से लहूलुहान था, जिसमें से खून बह रहा था। भाई जियान चेन, क्या जिया कबीले के मुखिया की मृत्यु हो गई है? किंग यून ने हौंफते हुए जियान चेन से पूछा। चूंकि जियान चेन और मुखिया बहुत दूर घने अंधेरे में लड़ रहे थे, इसलिए किंग यून ये बताने में पूरी तरह असमर्थ था कि लड़ाई कैसे हुई। इसके अलावा लड़ाई के दौरान वह जो दबाव महसूस कर रहा था, उसके कारण वह अच्छी तरह से देखने की कोशिश करने का समय नहीं निकाल सका। जियान चेन मुस्कुराया, लेकिन अंधेरे के कारण ये दूसरों को आसानी से दिखाई नहीं दिया। चिंता मत करो, उस बूढ़े आदमी का ख्याल मैंने पहले ही रख लिया है। इसके साथ ही तियानहुआ संप्रदाय के 3 लोगों के माथे पर पसीना आ गया। इस जानकारी से उनके दिलों में गहरा सदमा लगा। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियान चेन इतनी जल्दी युद्ध कौशल वाले एक पृथ्वी संत मास्टर को मार सकेगा।
इसके अलावा जो जानकारी उन्होंने पहले एकत्र की थी उससे उन्हें पता था कि कुलपति एक दूसरे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर थे जो तीसरे चक्र में पहुंचने के कगार पर थे। यह अच्छी बात है कि हमारे तियानहुआ संप्रदाय ने जियान चेन को भड़काने का फैसला नहीं किया। एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की खातिर ऐसे विशेषज्ञ को अपना दुश्मन बनाना उचित नहीं होगा, किंग यून ने मन ही मन सोचा। बाकी फ्लेम मर्सिनरीज के पास जाकर जियान चेन ने सभी को देखा और पूछा, क्या कोई बड़ी चोट है? चूंकि ये महान संत मास्टर्स युद्ध के मैदान के विशेषज्ञ थे, इसलिए जियान चेन उनमें से किसी को भी खोना नहीं चाहता था। हालांकि कुछ गंभीर चोटें हैं, लेकिन वे जीवन के लिए खतरा नहीं है, डुओकांग ने कमजोर आवाज में कहा। भाई जियान चेन, उनकी चोटें काफी गंभीर लग रही हैं। हमें वेक सिटी वापस जाना चाहिए और एक रेडियंट सेंट मास्टर को बुलाकर उनका इलाज करवाना चाहिए, किंग यून ने प्रस्ताव रखा। अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने तुरंत युद्ध के मैदान में मौजूद हर एक व्यक्ति से स्पेस बेल्ट छीनने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद वह समूह को वापस वेक सिटी ले गया। भाई जियान चेन, वेक सिटी में कोई भी रेडियंट सेंट मास्टर नहीं है, और अगर है भी तो उन्हें ढूंढना मुश्किल है। आपको पहले उन्हें वापस ले जाना चाहिए। मैं उन्हें ढूंढने के लिए पास के दूसरे दर्जे के शहर में जाऊंगा, किंग यून ने फिर पूछा। तो फिर मैं आप पर भरोसा करूंगा भाई किंग यून, जियान चेन ने सम्मानपूर्वक सलामी देते हुए कहा। हाँ, भाई जियान चेन को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, किंग यून ने अकेले जाने से पहले जवाब दिया। चूंकि किंग शान और किंग म्यू घायल थे, इसलिए वे जियान चेन और अन्य लोगों के साथ वेक सिटी वापस चले गए। वेक सिटी की वापसी यात्रा उनकी चोटों के कारण धीमी थी। सुबह का बाकी समय बीत गया, जियान चेन और बाकी लोग आखिरकार वेक सिटी पहुंच गए। काय प्रांगण में पहुंचने के बाद जियान चेन ने उन 9 लोगों के आराम करने के लिए कुछ कमरे ढूंढे। उसने उनके घावों पर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां डाली और उन्हें कुछ रामबाण दवा दी ताकि उनके घाव तेजी से ठीक हो जाएं। शाम तक किंग यून एक सफेद वस्त्र पहने युवक को काय कबीले में वापस ले आया। ये युवक लगभग 28 साल का था और दिखने में कमजोर था। जब वह एक काले रंग के महान संत गुरु के साथ आया तो उसके चेहरे पर एक अहंकारी भाव था। अध्याय 263, शेर के जबड़े जबरदस्ती खोलना। किंग यून सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति को जियान चेन के पास ले गया और बोला, भाई जियान चेन, मैं सभी का इलाज करने के लिए रेडियंट सेंट मास्टर को लाया हूं। ये सुनकर जियान चेन ने उस युवक की ओर देखा जिसे किंग यून लेकर आया था। इस युवक के चेहरे पर एक अहंकारी भाव था जिससे वह काफी अप्रिय लग रहा था। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक रेडियंट सेंट मास्टर का पद कितना प्रतिष्ठित था। फिर भी जियान चेन ने अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। सम्मानित मित्र, मैं आपको इतनी दूर लाने के लिए क्षमा चाहता हूं। अगर आप मेरे साथी भाइयों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं तो यह आपका वास्तव में आभारी होगा। रेडियंट सेंट मास्टर ने जियान चेन को तिरस्कार भरी नजर से देखा। चूंकि वह एक रेडियंट सेंट मास्टर था और एक सभ्य व्यक्ति था, इसलिए वह ऐसे नीच भाड़े के सैनिक को नीची नजर से देखने से खुद को नहीं रोक सका। इससे भी ज्यादा, ये भाड़े का सैनिक उससे भी कम उम्र का था। सिर्फ अर्थ सेंट मास्टर स्तर का भाड़े का सैनिक ही उसके लिए किसी तरह का सम्मान पाने के लिए पर्याप्त था। ऐसी बकवास मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। जल्दी करो और रास्ता दिखाओ ताकि हम लोगों का ख्याल रख सकें। मैं यहां जरूरत से ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहता और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, रेडियंट सेंट मास्टर ने घमंडी लहजे में कहा। जियान चेन और किंग यून दोनों ने इस तरह की बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि एक रेडियंट सेंट मास्टर एक उच्च पद पर था, लेकिन ये युवक वास्तव में बहुत घमंडी था। हालांकि अपने भाइयों की खातिर न तो जियान चेन और न ही किंग यून ने कुछ भी कहने की जहमत उठाई। इसके बजाय वे रेडियंट सेंट मास्टर को घायल लोगों के पास ले आए। फ्लेम मर्सिनरीज के घायल सदस्य और तियानहुआ संप्रदाय के 2 सदस्य एक ही कमरे में एक साथ लेटे हुए थे। जियान चेन सबसे पहले रेडियंट सेंट मास्टर को उस बिस्तर पर ले आया जहां किंग म्यू आराम कर रहा था। उसके पीले चेहरे पर उसकी दोनों आंखें बंद थीं। उसने सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए केवल अंडरगारमेंट्स पहने थे, जबकि उसके शरीर के बाकी हिस्से खून से सनी पट्टियों से लिपटे हुए थे। किंग म्यू की दयनीय स्थिति को देखकर रेडियंट सेंट मास्टर की भौहें सिकुड़ गईं और फिर उन्होंने उसके घावों का और भी अधिक निरीक्षण किया। उसके घाव काफी गंभीर हैं, इसलिए कीमत और भी अधिक होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि बाद में पता चले कि आप इसे वहन नहीं कर सकते। इन शब्दों को सुनकर जियान चेन की आंखें ठंडी चमक उठीं। जिसने भी ये शब्द सुने होंगे उसका मूड खराब हो जाएगा। यहां तक कि किंग यून की आंखें भी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने रेडियंट सेंट मास्टर को प्रतिकूल दृष्टि से देखा। टकराना।
अचानक एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जब रेडियंट सेंट मास्टर के पीछे खड़ा काला आदमी उनकी ओर बढ़ा और जियान चेन और किंग यून को घूरते हुए बोला, सम्मानित रेडियंट सेंट मास्टर असिस हमारे रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन के सबसे अनुकरणीय सदस्यों में से एक हैं। यदि आप हमारे यूनियन के दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं तो अपने आप को संयमित करें, अन्यथा मैं विनम्र नहीं रहूंगा और बाद में यूनियन को इसकी सूचना दूंगा। जियान चेन और किंग यून दोनों एक पल के लिए शांत दिखे। रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन एक विशेष रूप से अनोखा संगठन था जो कि मर्सिनरी यूनियन की तरह काम करता था। उनका किसी भी देश के प्रति कोई निष्ठा या प्रतिबंध नहीं था। रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन वह जगह थी जहां महाद्वीप के सभी रेडियंट सेंट मास्टर्स एकत्र हुए और इसने उन्हें आश्रय देने के लिए एक जगह दी। वहां बहुत सारे शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे जिन्हें 7 महान साम्राज्य भी भड़काने के लिए तैयार नहीं थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कौन था जिसने रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन के सदस्य को उकसाया, वे उसके बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। जब इस मिलन की बात आई तो जियान चेन और किंग यून भी इसके परिणामों से डरे हुए थे। गेसुन साम्राज्य या तियानहुआ संप्रदाय के विपरीत इस मिलन में पूरा महाद्वीप शामिल था। अगर आप एक भी रेडियंट सेंट मास्टर की नफरत को भड़काते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के अंत तक भाग गए, आपको खोजकर मार दिया जाएगा। कम से कम उनके मिलन की शुरुआत से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा है जो रेडियंट सेंट मास्टर यूनियन को अपमानित करने के बाद जीवित रहा हो। आगे बढ़ो और उन्हें ठीक करो। उन्हें ठीक करने का खर्चा तो दिया ही जाएगा, जियान चेन बोला। ये सुनकर रेडियंट सेंट मास्टर ने दोनों को चुपके से देखते हुए ठंडी हंसी उड़ाई। उसके घाव काफी गंभीर हैं, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए मुझे 1 या 2 दिन लगेंगे। यह मेरी आत्मा पर काफी भारी पड़ेगा, इसलिए बदले में उपचार की कीमत काफी अधिक होगी। उसकी आंखों ने एक पल के लिए जियान चेन को देखा। मुझे 50 बैंगनी सिक्कों की आवश्यकता होगी। क्या 50 बैंगनी सिक्के? जियान चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक कर चिल्लाया। अब यह महंगा या महंगा नहीं होने का मामला नहीं था, ये चिकित्सक उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। 50 बैंगनी सिक्के? हे भगवान, ये तो बहुत ही घटिया सौदा है। किंग यून घबराई हुई नजर से चिल्लाया। हम्फ, उसकी चोटें पहले से ही काफी गंभीर हैं। भले ही आप सबसे अच्छी जड़ी बूटियां इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें ठीक होने में 1 या 2 महीने लगेंगे और फिर भी पूरी तरह से ठीक होने की गारंटी नहीं होगी। मेरे लिए 50 बैंगनी सिक्के इकट्ठा करना काफी सस्ता है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ भाव था, लेकिन वह मन ही मन हंस रहा था। वह वेक सिटी से काफी परिचित था, इसलिए वह जानता था कि वह वहां एकमात्र रेडियंट सेंट मास्टर था। वह ये भी जानता था कि काय कबीले के पास बहुत पैसा है, इसलिए चूंकि वह स्थिति को नियंत्रित कर रहा था, इसलिए वह शेर के जबड़े खोलने से नहीं डरता था। जियान चेन ने जल्दी से खुद को शांत किया और युवक की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, 50 बैंगनी सिक्के हैं। कृपया उन्हें तुरंत संभालना शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी योग्यता इन 50 सिक्कों के लायक है। जियान चेन ने भावशून्य स्वर में कहा। रुको भाई जियान चेन, ये बहुत महंगी कीमत है। हालांकि वे वास्तव में बुरी तरह से घायल हैं, इस तरह की चोट के लिए अधिकतम 5 बैंगनी सिक्के खर्च होंगे। यहां तक कि एक तृतीय श्रेणी का रेडियंट सेंट मास्टर भी उन्हें ठीक कर सकता है। किंग यून ने जियान चेन से किनारे से बात की। यह एक ऐसी कीमत थी जिसे वह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। जियान चेन ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, यह कोई बात नहीं है, ये सिर्फ पैसा है। जब तक भाई किंग म्यू और बाकी लोग ठीक हो जाते हैं, तब तक पैसे का और क्या उद्देश्य है? राहत की सांस लेते हुए किंग यून ने कहा, अब और नहीं। दीप्तिमान संत मास्टर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ जियान चेन की ओर बढ़ाया, तो पहले पैसे सौंप दो। एक हल्की सी खर्राटे के साथ जियान चेन ने तुरंत मुट्ठी भर बैंगनी सिक्के पकड़े। कुल 9 घायल आदमी हैं। यहाँ 450 बैंगनी सिक्के हैं, उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करो। बैंगनी रंग के सिक्कों की बड़ी मात्रा को देखकर युवक की आंखें कुछ पल के लिए चमक उठीं और फिर उसने पैसे अपनी सिक्कों की थैली में रख लिए। अब आप जा सकते हैं। मुझे तैयारी करनी है और मैं परेशान नहीं होना चाहता। इसके साथ ही युवक ने कुछ और नहीं कहा और किंग म्यू को ठीक करने की तैयारी के लिए अपनी चमकदार संत शक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अध्याय 264 भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा। 7 दिन बीत जाने के बाद दीप्तिमान संत गुरु ने अंततः सभी 7 महान संत गुरुओं और तियानहुआ संप्रदाय के 2 लोगों को ठीक कर दिया। उन 7 दिनों में जियान चेन और किंग यून अक्सर बात करते थे या बंद कमरे में साधना करते थे। नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं ने 7 दिनों के दौरान उसकी मदद की थी और उसकी साधना की गति को सामान्य से 1 दर्जन गुना तेज कर दिया था, जिससे उसकी गति मध्य महान संत मास्टर क्षेत्र से आगे निकल गई थी।
उसकी आंतरिक संत शक्ति अब प्राथमिक महान संत मास्टर स्तर से भी आगे निकल गई थी, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। कई बार जियान चेन केंडल के परिवार के बारे में नवीनतम जानकारी सुनने के लिए शहर के स्वामी की हवेली में जाता था। हालांकि इससे उसे निराशा ही होती थी, क्योंकि युनली के प्रयासों और उच्च इनाम के बावजूद एक भी जानकारी नहीं मिल पाती थी। केंडल की अंतिम इच्छाओं के बारे में जो उसे सौंपी गई थी, जियान चेन उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने अपने परिवार के बारे में एक भी प्रासंगिक जानकारी नहीं सुनी थी, जिससे ये काम बेहद मुश्किल हो गया था। फिलहाल जियान चेन बस असहाय होकर चिंता कर सकता था, क्योंकि उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था, बस धीरे धीरे इंतजार करना था। वेक सिटी के बाहर जिया कबीले के 300 लोगों के मारे जाने की खबर जल्दी ही चारों ओर फैल गई। जिया कबीले की ताकत इतनी मजबूत थी कि उसे इलाके की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक माना जाता था। उनका प्रभाव हर जगह था, इसलिए इस मामले को रोकना असंभव था। जैसे ही वेक सिटी को इस सूचना के बारे में पता चला, हर गली और हर चायघर में अनगिनत लोग इस विषय पर बड़ी दिलचस्पी से बात करने लगे। आपको क्या लगता है कि जिया कबीले ने किसका अपमान किया कि उन्होंने 300 सदस्यों की हत्या कर दी? जिया कबीला इस क्षेत्र के आसपास की स्थानीय शक्ति है। इतनी बड़ी ताकत के साथ वे युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। यह अपरिहार्य था। इस क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें भड़काकर और उनके सम्मान को कलंकित करके बच निकल सके। मैंने सुना है कि जिया कबीले का मुखिया एक पृथ्वी संत गुरु था। ऐसे व्यक्ति को कौन मार सकता है? मैं खुद भी इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। हालांकि वे यहाँ की सबसे शक्तिशाली शक्ति हैं, लेकिन ये केवल यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर ही लागू होता है। अगर कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ इस क्षेत्र में घूमता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह जिया कबीले के खिलाफ लड़ पाएगा, या यहाँ तक कि उनके खिलाफ कोई कदम भी उठा पाएगा। जब समूह के लोग आपस में अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, तो उनमें से बहुत से लोगों का मानना था कि जिया कबीला अचानक कहीं से प्रकट होकर अपना खोया हुआ सम्मान वापस ले लेगा। आखिरकार उनकी शक्ति लगभग बेजोड़ थी और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें निश्चित रूप से कार्रवाई करनी होगी। ये सुनकर सभी हैरान रह गए कि जिया कबीले ने इस मामले में एक भी कदम नहीं उठाया। उन्होंने 300 आदमियों की मौत के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने चुप्पी साध ली। अगली सुबह किंग युन पूरी तरह से स्वस्थ किंग म्यू और किंग शान को जियान चेन के पास ले आया। भाई जियान चेन, हम यहाँ काफी समय से रह रहे हैं, इसलिए इस बार हमारी विदाई होगी। संप्रदाय में कुछ मामले हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, किंग युन बोला। सम्मान में अपने हाथों को मोड़ते हुए जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे आप कितनी भी तेज चले, दुनिया की अनंत दावत आपके पास आएगी। हम भविष्य में फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ, आपकी बातें सच हैं। भाई जियान चेन, अगर आपके पास समय हो तो कृपया त्यानहुआ संप्रदाय में हमसे मिलने आए। किंग युन ने सम्मान में सिर झुकाया। बेशक, जब मेरे पास समय होगा मैं आऊंगा और मुलाकात करूंगा, जियान चेन ने जवाब दिया। किंग युन के मन में अचानक एक विचार आया और वह चौंक गया। मैं लगभग भूल ही गया था। भाई जियान चेन, अगले 6 महीने में भाड़े के सैनिकों की द्विशताब्दी सभा होने वाली है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, लेकिन ये बहुत मुश्किल अवसर है। अगर आप भाग लेना चाहते हैं और अगले भाग में चूक जाते हैं, तो आप उसके बाद वाले भाग में कभी भाग नहीं ले पाएंगे। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा। जियान चेन ने अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किया। भाई किंग युन, ये भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा वास्तव में क्या है? क्या आप कृपया मुझे इसके बारे में समझा सकते हैं? ये सुनकर किंग युन के चेहरे पर एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति उभरी। उसने नहीं सोचा था कि जियान चेन ने भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उसने हंसते हुए जवाब दिया, तो ऐसा लगता है कि भाई जियान चेन ने इस कार्यक्रम के बारे में नहीं सुना है। कोई बात नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। इसके साथ उसने समझाने से पहले एक गहरी सांस ली। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां महाद्वीप का हर एक प्रमुख भाड़े का समूह भाग लेने के लिए इकट्ठा होता है। ये कार्यक्रम भाड़े के सैनिकों के संग भाड़े के सैनिकों के शहर के सामान्य मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। हालांकि नाम से पता चलता है कि भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा, लेकिन सच में ये भाड़े के सैनिकों के बीच वर्चस्व के लिए एक प्रतियोगिता है। ये प्रतियोगिता हर 50 साल में होती है। इसके अलावा प्रतिभागियों की उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसलिए अगर किसी का जन्म असमय हुआ है तो वह इसमें भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति इस द्विशताब्दी आयोजन में भाग ले सकता है या नहीं, ये भी भाग्य पर निर्भर करता है। हर बार जब भाड़े के सैनिकों की सभा आयोजित की जाती है तो ये हमेशा जीवंत होती है।
व्यवहारिक रूप से महाद्वीप पर हर एक प्रतिभाशाली भाड़े का सैनिक शीर्ष 100 रैंक में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए इकट्ठा होता है। उसके बाद उन्हें एक बड़ा मौद्रिक पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। यदि कोई शीर्ष 10 में आता है तो पुरस्कार और भी अधिक समृद्ध होगा। ये भी कहा जाता है कि जो लोग शीर्ष 10 में आते हैं वे भाड़े के शहर के शस्त्रागार में अपनी इच्छानुसार आ जा सकेंगे और स्वर्ग स्तर की साधना विधि का चयन कर सकेंगे। यदि कोई शीर्ष 3 में आता है तो न केवल वे स्वर्ग स्तर की साधना विधि का चयन करने में सक्षम होंगे बल्कि वे स्वर्ग स्तर की युद्ध कौशल भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जिस क्षण उसने स्वर्ग स्तर, साधना पद्धति और युद्ध कौशल शब्द बोले, किंग युन की आंखें एक ज्वलंत जुनून से जल उठीं। ये कुछ ऐसा था जो वह स्पष्ट रूप से चाहता था, चाहे वह स्वर्ग स्तर की साधना पद्धति हो या युद्ध कौशल। पूरा तियान युआन महाद्वीप दोनों में से किसी एक पर दावा करने के लिए खुद को तबाह कर देगा। तीसरे स्थान के बाद पुरस्कार बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। मैंने सुना है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला चैंपियन न केवल शस्त्रागार से कोई भी युद्ध कौशल और साधना विधि चुन सकता है, बल्कि उसे आधे साल के लिए भाड़े के शहर के पवित्र मैदानों में साधना करने की अनुमति भी दी जाएगी। इसके साथ किंग युन ने आगे बढ़ने से पहले एक लंबी गहरी सांस ली। भाड़े के शहर का पवित्र मैदान वह स्थान है जहां हर विशेषज्ञ जाना चाहता है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता कि लाभ कितने अच्छे हैं, लेकिन पवित्र मैदान कुछ ऐसा है जहां स्वर्ग के संत गुरु भी जाने के लिए तरसते हैं। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ कई संत शासक भी रहते हैं। किंग युन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कांपते हुए कहा, यहाँ तक कि सर्वोच्च प्राणी जो संत शासक हैं वे भी ऐसे क्षेत्र में आराम करते हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मर्सिनरी शहर के भीतर पवित्र भूमि एक दिव्य स्थान है। ये सुनकर जियान चेन का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। किंग युन ने जिन पुरस्कारों की बात की थी उससे उसका दिल बेकाबू हो गया। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल शब्द ही उसके दिल को इच्छा से कांपने के लिए पर्याप्त थे। उसके मन में पवित्र भूमि के लिए बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन ये युद्ध कौशल चांग्यान कबीले को दान किया जा सकता था। जबकि चांग्यान कबीले के पास एक ही स्वर्ग स्तरीय साधना पद्धति थी, फिर भी उनके पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की कमी थी। भाई जियान चेन भाड़े के सैनिकों की सभा शीर्ष 10 को एक बड़ा इनाम देती है। यहां तक कि अगर पूर्ण विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हो जाएं, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि उनमें से अधिकांश लोग इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं शर्त लगा सकता हूं कि अगर भाई जियान चेन इसमें शामिल हो जाएं, तो आपकी ताकत के साथ मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से शीर्ष 10 में प्रवेश करेंगे। किंग युन ने गंभीरता से कहा। अध्याय 265 प्रस्थान। जियान चेन ने गहरी सोच में अपना सिर झुकाया। भाई किंग युन, आप कहते हैं कि भाड़े के सैनिकों की सभा में भाग लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो फिर भाग लेने वालों के बारे में आपको क्या लगता है कि वे कितने मजबूत होंगे? प्रश्न के बारे में सोचते हुए किंग युन ने उत्तर दिया, पिछले कुछ भाड़े के सैनिकों की सभा के अनुसार शीर्ष 10 में से एक अच्छी संख्या में सभी पृथ्वी संत मास्टर थे। आखिरकार पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन और जोखिम भरा है। 50 वर्ष की आयु से पहले पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होना पहले से ही एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। तो फिर कोई भी स्वर्ग संत मास्टर विशेषज्ञ भाग नहीं लेगा, है ना? जियान चेन ने पूछा। नीला और बैंगनी तलवार आत्मा की मदद से पृथ्वी संत मास्टर विशेषज्ञ उसके लिए केवल एक छोटा सा खतरा थे। उसके दिल में जियान चेन किसी भी पृथ्वी संत मास्टर के खिलाफ हारने से नहीं डरता था। उसके लिए एकमात्र समस्या स्वर्ग संत मास्टर होगी। बिल्कुल नहीं। किंग युन ने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग के संत गुरुओं को विशेषज्ञों में विशेषज्ञ माना जाता है। ऐसे स्तर तक साधना करना बेहद मुश्किल है। 50 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसे क्षेत्र तक पहुंचना कैसे संभव होगा? कोई प्रतिभा जो उस समय तक ऐसे स्तर तक पहुंच सकती है, वह 1000 साल में एक बार होने वाला चमत्कार होगा। इससे भी ज्यादा, भले ही वे 50 साल की उम्र से पहले ऐसे स्तर पर पहुंच जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे भाग लेने में सक्षम हैं। भाड़े के सैनिकों की सभा इतने कम समय में हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे तब तक उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। जियान चेन ने समझ में सिर हिलाया। किंग युन ने जो कहा वह सही था। हर एक प्रतिभाशाली भाड़े का सैनिक भाग नहीं ले पाएगा। भाड़े के सैनिकों की सभा होने तक एक व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु से पहले स्वर्ग संत मास्टर क्षेत्र में पहुंच जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भाड़े के सैनिकों की सभा के लिए समय पर पहुंच जाएगा। अगर वे बहुत देर से पैदा हुए हैं तो वे अपना मौका खो देंगे। अब तक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो 34 वर्ष की आयु तक स्वर्ग संत मास्टर के क्षेत्र में पहुंच गया हो। बाद में किंग युन ने भाड़े के सैनिकों की सभा से संबंधित कुछ और बातें बताईं और कुछ सवालों के जवाब दिए।
हालांकि उसने केवल शीर्ष 10 भाड़े के सैनिकों के पुरस्कारों के बारे में बात की थी, लेकिन जियान चेन की तुरंत दिलचस्पी बढ़ गई थी। तियानहुआ संप्रदाय के 3 लोग जियान चेन और 7 महान संत गुरुओं को पीछे छोड़कर चले गए। उसने सातों से भाड़े के सैनिकों की सभा के बारे में पूछा था, लेकिन इसके बारे में उनका ज्ञान बहुत सीमित था। वे वास्तव में कुछ बातें समझाने में सक्षम थे, लेकिन उनके पास पुरस्कारों के बारे में कोई मूल्यवान जानकारी नहीं थी, इसलिए वे किंग यून के समान ही नाव में थे। कैप्टन, हालांकि भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा वास्तव में एक द्विशताब्दी घटना है, लेकिन मरने की संभावना बहुत अधिक है। मैंने सुना है कि बचने की दर केवल 10% है। चाकस ने समझाने की कोशिश की। मैंने ये भी सुना है कि इस कार्यक्रम में बहुत से पृथ्वी संत मास्टर विशेषज्ञ भाग लेते हैं, उनकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत होगी। डुओकांग ने आगे कहा। कैप्टन, अगर आप वाकई भाड़े के सैनिकों की सभा में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। वास्तव में पुरस्कार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मरने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तियान युआन महाद्वीप का लगभग हर एक प्रतिभाशाली भाड़े का सैनिक इसमें शामिल होगा। प्रतिभा के साथ या अच्छे कुल में पैदा हुए भाड़े के सैनिक, जो पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जिनके पास असाधारण कौशल या यहां तक कि युद्ध कौशल है, उनकी ताकत निस्संदेह मजबूत होगी। मो तियान ने गंभीरता से कहा। उसके लिए भाड़े के सैनिकों की सभा कुछ खास नहीं थी। यह उन लोगों के लिए कुछ था जिसके लिए भाड़े के सैनिकों की दुनिया का एक हिस्सा प्रयास करेगा, लेकिन वह नहीं। बेशक मुझे पता है कि वहां प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होगी। अगर आपको पता है कि भाड़े के सैनिकों का शहर कहाँ है, तो कृपया मुझे बताएं। जियान चेन ने उन सभी को शांति से उत्तर दिया। किंग यून द्वारा भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के बारे में बताए जाने के बाद जियान चेन ने अपना मन बना लिया था। उसे निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में जाना था। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का आकर्षण बहुत अधिक लुभावना था। 3 दिन बाद जियान चेन ने अपनी योजना बनाई और वेक सिटी छोड़ दिया। उसने फ्लेम मर्सिनरीज को अस्थायी रूप से जादुई जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने का काम दिया था, ताकि उन्हें पैसे का इनाम मिल सके। अपने भाड़े के सैनिकों की रैंक बढ़ाने के लिए उन्हें पूरी ताकत लगानी पड़ी। जाने से पहले उसने फ्लेम मर्सिनरीज के लिए 1000 बैंगनी सिक्के और सभी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर छोड़े, जिनकी उसे फ्लेम मर्सिनरीज के लिए जरूरत नहीं थी, ताकि वे अपने दैनिक जीवन में उनका इस्तेमाल कर सकें। अभी विकास के इस चरण में आगे बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। 7 महान संत मास्टर के नेतृत्व कौशल के कारण जियान चेन ने राहत भरे दिल से उन्हें अस्थायी कमान संभालने की अनुमति दी थी। जियान चेन एक क्लास 2 जादुई जानवर पर बैठा हुआ था और रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। एक दिन बीत चुका था और वह हजारों मील की यात्रा कर चुका था और आखिरकार उसे सेकंड क्लास लेनफेक सिटी में रात बिताने के लिए आराम करना पड़ा। शहर में प्रवेश करते ही जियान चेन ने जल्दी से अपने लिए आराम करने के लिए एक सराय ढूंढ ली। फिर वह भोजन कक्ष में चला गया और खाना खाने बैठ गया। अब तक आसमान में अंधेरा छाने लगा था और रात के खाने का समय भी बीत चुका था, इसलिए रेस्तरां में ज्यादा लोग नहीं थे। वहां अभी भी 20 या उससे ज्यादा टेबलें थीं और सिर्फ कुछ वेट्रेसें ही जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रही थीं। अचानक एक भारी बख्तरबंद सैनिक स्टील के रथ को आगे बढ़ाते हुए रेस्तरां के बाहर आकर रुका। तुरंत बख्तरबंद सैनिक अपने पैरों पर तेज कदमों से रेस्तरां में चला गया। उसकी छाती के ठीक बीच में एक प्रतीक चिन्ह था, जो अप्रत्याशित रूप से ब्लू विंड किंगडम के हथियारों का कोट था। वेटर, कुछ खाना लाओ और हमारे लिए कुछ मेजें तैयार करो। बख्तरबंद आदमी ने रेस्तरां में जोर से चिल्लाया। उसके साथ के दूसरे लोग फिर रेस्तरां के अंदर घूमे और बाकी सभी को देखा। तुरंत, सज्जन, अगर आप कृपया आकर बैठ सकते हैं, हम तुरंत अपना सबसे अच्छा खाना और वाइन लाएंगे, कृपया 1 मिनट रुकें। वेटर ने सैनिक की छाती पर लगे प्रतीक चिन्ह पर एक नजर डाली और फिर तुरंत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए मेहमानों का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। बाकी के बख्तरबंद लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा और इसके बजाय एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उसके बाद और भी लोग आ गए, कुल मिलाकर 100 लोग थे। जब वे रेस्तरां में भर गए तो उनमें से एक भी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला, जो उनके अनुशासन को दर्शाता है। इन लोगों के आने से पहले रेस्तरां में काफी शोरगुल चल रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, पूरा रेस्तरां शांत हो गया, मानो कमरे में अब कोई अजीब सी हलचल मच गई हो। जियान चेन ने धीरे से सभी को देखा। जिस क्षण उसने उनकी छाती की पट्टियों पर प्रतीक चिन्ह देखा, वह पहले से ही उनकी पहचान का अनुमान लगा सकता था। केवल ब्लू विंड किंगडम की सेना ही ब्लू विंड किंगडम के हथियारों का कोट पहन सकती थी। फिर भी सेना के केवल कुलीन सैनिक ही इसे पहनने में सक्षम थे, निचले रैंक के सैनिकों को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। अध्याय 266, लड़ने की इच्छा।
कुछ ही देर बाद जियान चेन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां कई स्टील के रथों पर बड़े बड़े स्टील के बक्से रखे हुए थे। सभी सैनिक बहुत गंभीरता से रथों की रखवाली कर रहे थे और जो कोई भी उनके पास से गुजरता था उसे गहरी निगाहों से घूर रहे थे, जिससे हर कोई उत्सुकता से देखने लगा। जियान चेन की नजरें स्टील के बक्से पर एक जिज्ञासु नजर से घूम रही थीं। उसने महसूस किया कि उन स्टील के बक्सों में बहुत ज्यादा ऊर्जा समाहित थी। यह ऊर्जा का एक परिचित स्रोत था जिसे जियान चेन ने पहले भी कई बार महसूस किया था। ऐसा लग रहा था मानो उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में राक्षसी कोर जमा हो गए हों। क्या बॉक्स में राक्षस कोर भरे हो सकते हैं? जियान चेन ने खुद से ही बड़बड़ाया। जिस क्षण यह विचार उसके दिमाग में कौन था, वह पसीने से तरबतर हो गया। अगर स्थिति वैसी ही थी जैसा उसने सोचा था, तो वहां इतने सारे स्टील के बक्से होने के कारण वे सभी राक्षस कोर से भरे होने चाहिए। राक्षस कोर की संख्या बहुत ज्यादा होगी। धीरे से नजरें फेरते हुए जियान चेन ने इस मामले के बारे में और अधिक न सोचने की कोशिश की। कहीं ऐसा न हो कि वह स्टील के बक्सों की रखवाली कर रहे सैनिकों के संदेह को आकर्षित कर ले। इस बार गेसुन साम्राज्य का अंत हो चुका है। हालांकि उनकी ताकत हमारे ब्लू विंड साम्राज्य से ज्यादा है, लेकिन 3 साम्राज्यों के एक साथ उनके खिलाफ लड़ने से, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, गेसुन साम्राज्य 4 महान साम्राज्यों में से 3 की ताकत का सामना नहीं कर सकता। अचानक एक आदमी की धीमी आवाज गूंजी। ठीक है, अगर उन्हें किसी को दोष देना है तो उन्हें खुद को दोष देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी समृद्ध और उपजाऊ भूमि है जिस पर सभी अन्य देश लंबे समय से लालच कर रहे हैं। अतीत में हम सभी चांग्यान कबीले के कुलपति से डरते थे, इसलिए हमने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि कुलपति लंबे समय से लापता है, मुझे यकीन है कि अब तक वह मर चुके होंगे। उनके चले जाने के बाद गेसुन साम्राज्य के पास बाकी 4 महान साम्राज्यों से खुद का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा सैनिक हंसा। तीसरे सबसे बड़े, चीजें इतनी आसान नहीं हैं। हालांकि चांग्यान कबीले के कुलपति मर चुके हैं, गेसुन साम्राज्य ताकत में कमजोर नहीं है। उनके पास अभी भी 10 विशेषज्ञ हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग संत गुरु है। अकेले इसी के साथ वे हमारे ब्लू विंड किंगडम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। साथ ही कौन जानता है कि उनके पास गुप्त रूप से 10 से ज्यादा स्वर्ग संत गुरु हैं या नहीं। ये सही है, 10 स्वर्ग संत गुरुओं में से एक भी चांग्यान कबीले का हिस्सा नहीं है। मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि चांग्यान कबीले के कुलपति का एक सेवक भी स्वर्ग संत गुरु स्तर का है, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर मेरे शिक्षक की बातों पर विश्वास किया जाए तो गेसुन साम्राज्य में कम से कम 11 स्वर्ग संत गुरु हैं। ये हमारे ब्लू विंड किंगडम से 3 ज्यादा है। अगर मैं ब्लू विंड किंगडम को गेसुन किंगडम के खिलाफ खड़ा करूं तो ब्लू विंड किंगडम बहुत हार जाएगा। हालांकि यह उनके लिए शर्म की बात है कि बाकी 4 महान साम्राज्यों को मिलाकर कुल 30 स्वर्ग संत मास्टर्स हैं। मैं देखना चाहता हूं कि गेसुन किंगडम इसका सामना कैसे करेगा। कुछ उच्च पदस्थ सैनिक आपस में बातें कर रहे थे, जबकि रेस्तरां लोगों से खचाखच भरा हुआ था। केवल वही टेबल बात कर रही थी, इसलिए जब वे चुपचाप बातें कर रहे थे तो बाकी सभी लोग उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। खुद को संभाल पाने में मुश्किल से सक्षम जियान चेन का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वह चिंता में खुद से सोचने लगा। चांग्यान कबीला इस दुनिया में आने के बाद उसका पहला परिवार था, इसलिए उनके दिल में उनके लिए एक खास जगह थी। वह जितने लोगों की परवाह करता था वह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिन लोगों की वह निश्चित रूप से परवाह करता था वे सबसे बड़े भाई चांग्यान धू और दूसरी बहन चांग्यान मिंग्यू थे। इससे भी ज्यादा वह जिसकी सबसे ज्यादा परवाह करता था वह वही थी जिसने उसके जन्म से ही उसकी परवाह की थी, उसकी मां भी यूनटिन। गेसुन साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए 4 ताकतों के एकजुट होने के बारे में सुनकर जियान चेन अपने परिवार के लिए चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में उसे गेसुन साम्राज्य में वापस लौटने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, लेकिन वह विचार तुरंत ही बाहर निकल गया। वह एक आवेगी व्यक्ति नहीं था, वह अपनी ताकत जानता था। अपनी नीली और बैंगनी तलवार आत्माओं के साथ वह एक पृथ्वी संत मास्टर से निपटने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक स्वर्ग संत मास्टर विशेषज्ञ के खिलाफ उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं होगा। हालांकि वह पहले कभी किसी स्वर्ग संत मास्टर के खिलाफ नहीं गया था, लेकिन उसकी ताकत के साथ परिणाम का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। भोजन का एक और निवाला लेने के लिए झुकते समय उसकी हरकतों में स्पष्ट कठोरता थी। जियान चेन में अब पहले जैसी भूख नहीं थी। उस समय एक सैनिक जो सैनिकों का कमांडर लग रहा था बोला, क्या आपको लगता है कि कुलपति आएंगे? हालांकि वह इतने सालों से गायब है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वह मर चुका है। लेकिन अंत में ये सब अभी भी अटकलें ही हैं। वह मुखिया बहुत पहले ही शिखर पर पहुंच चुका है।
10 साल तक गायब रहने के बाद मुझे लगता है कि वह सफलता पाने का रास्ता तलाश रहा होगा। एक अन्य ने कहा। तो क्या वह ऐसा कर पाएगा? अगर वह इसमें सफल हो जाता है तो हम। अपना मुंह बंद करो। यह असंभव है। अब से ऐसी बातें मत कहना। तुरंत ही एक और व्यक्ति ने उसे चुप रहने के लिए चिल्लाया। जियान चेन एक तरफ बैठकर खाना खा रहा था और साथ ही उन लोगों की बातें सुनने के लिए अपना सिर झुकाए हुए था। उनकी बातचीत से जियान चेन को कमोबेश कुछ बड़ी जानकारी मिल गई थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि 4 प्रमुख राज्य गेसुन साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आ रहे थे। इसमें 2 या 3 साल का समय लगेगा क्योंकि चारों एक ही बार में गेसुन साम्राज्य को खत्म करना चाहते थे। इसलिए युद्ध की आपूर्ति और तैयारियां पहले से ही और कुशलता से करनी थीं। इसके अलावा चुन की खबर को एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक कैसे पहुंचाना था, इसलिए तैयारियों में और भी अधिक समय लग सकता था। भोजन के बाद जियान चेन तुरंत आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। संयोग से उसी उच्च श्रेणी के सैनिक ने जो उसके साथ रेस्तरां में प्रवेश किया था, उसी सराय में एक कमरा किराए पर लिया था। वे अपने पूरे दल के लिए किसी दूसरी सराय में नहीं गए थे, बल्कि हर एक ने रात के लिए एक फैंसी सराय के बजाय एक सामान्य दिखने वाली जगह किराए पर ली थी। उस रात जियान चेन अपने बिस्तर पर ध्यान करने के लिए बैठा था। अपनी खिड़की के ठीक नीचे जियान चेन ने रथों पर लगे स्टील के बक्सों की रखवाली कर रहे कई सैनिकों को देखा। उनमें से हर एक सतर्क भाव से उसकी रखवाली कर रहा था। अब तक जियान चेन पहले से ही यह गारंटी दे सकता था कि स्टील के बक्सों के भीतर की सामग्री सभी राक्षस कोर थी। ब्लू विंड किंगडम और गेसुन किंगडम के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, इसलिए निश्चित रूप से जादुई क्रिस्टल तोपों की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। इसलिए उसके नीचे राक्षस कोर की विशाल आपूर्ति को तोपों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए सबसे अधिक संभावना थी। सुबह सुबह सैनिकों ने सराय में बड़ी मात्रा में राशन और पीने का पानी खरीदने से पहले ही अपना नाश्ता कर लिया था। तुरंत ही सैनिकों ने कई रथों को भव्य तरीके से लेनफेक शहर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। उनसे बहुत पीछे नहीं, जियान चेन भी सराय से निकल गया और अपने क्लास 2 मैजिकल बीस्ट पर सवार होकर उनके पीछे कुछ दूर चला गया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन राक्षस कोर को ब्लू विंड किंगडम की सीमा पर ले जाने की अनुमति दे सके, ताकि उसका इस्तेमाल उसके गेसुन किंगडम के खिलाफ किया जा सके। दुश्मन के पास कितने विशेषज्ञ हैं या ये काम कितना मुश्किल होगा, यह न जानते हुए भी अपने चांग्यान कबीले की खातिर ये करना ही था। उसने जो बातचीत सुनी थी उसके अनुसार जब युद्ध छिड़ेगा तो चांग्यान कबीला निश्चित रूप से अग्रिम मोर्चे पर होगा। अध्याय 267 जहर वाली योजना। राज्य के हथियारों के कोट के साथ ब्लू विंड किंगडम के सैनिकों का एक बड़ा दस्ता धीरे धीरे मार्च करता हुआ सड़क पर कई रथों का नेतृत्व कर रहा था। उनकी मार्चिंग गति व्यवस्थित थी और यहां तक कि उनकी हरकतें भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल में थीं। प्रत्येक सैनिक में से एक छोटी सी लड़ाई की भावना निकल रही थी। ये वह भावना थी जो केवल उन लोगों में हो सकती है जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरे हों और मौत के साथ अपने बार बार के करीबी मुठभेड़ों से खुद को संयमित कर चुके हों। इससे यह देखा जा सकता था कि ये सैनिक ब्लू विंड किंगडम के कुलीन सैनिक थे। 5 किलोमीटर पीछे जियान चेन अपने क्लास 2 मैजिकल बीस्ट पर सवार होकर एक व्यापारी कारवां के साथ चल रहा था। सैनिकों का पीछा करते हुए वह सोचने लगा कि उसे अपनी योजना को कैसे अमल में लाना चाहिए। इस स्क्वाड्रन में लगभग 200 सैनिक थे। हालांकि यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे ऐसे सैनिक थे जिनमें अनुशासन और कौशल का बहुत सार था, जिससे उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो गया। ग्रेट सेंट मास्टर्स का एक छोटा सा समूह था, जबकि बाकी सभी सेंट मास्टर स्तर के सैनिक थे। जिया कबीले के लोगों की भीड़ की तुलना में सैनिक की लड़ने की शक्ति बराबर थी, अगर ज्यादा नहीं। जियान चेन ये भी महसूस कर सकता था कि सैनिकों के कमांडर व्यावहारिक रूप से सभी पृथ्वी संत मास्टर्स थे। आखिरकार युद्ध की तैयारी के लिए वे जितने राक्षस कोर ले जा रहे थे वह किसी भी तरह से कम नहीं था। ब्लू विंड किंगडम के लिए यह स्वाभाविक रूप से सामान्य ज्ञान था कि वे अपने पृथ्वी संत मास्टर सैनिकों को उनकी रक्षा के लिए भेजें। दोपहर तक सूरज की तपिश आसमान में छा गई और धरती की ओर बहुत गर्म किरणें बरसने लगीं। जैसे जैसे धरती तापमान से तपती जा रही थी, जियान चेन व्यापारियों के कारवां के साथ थोड़ी देर और यात्रा करता रहा, फिर आखिरकार सैनिकों का पीछा करने के लिए उनसे अलग हो गया। व्यापारियों से अलग होने के बाद जियान चेन ने सैनिकों के दस्ते का दूर से ही पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि उसे 5 किलोमीटर की दूरी बढ़ाकर 8 किलोमीटर करनी पड़ी, क्योंकि अब वे एक मैदान से होकर जा रहे थे। वहां शायद ही कोई घास थी जो दृष्टि को बाधित करती हो, इसलिए दृष्टि की विशाल रेखा के साथ अगर वह पास खड़ा होता तो पकड़ा जाना आसान होता। एक झटके में दिन रात में बदल गया और जियान चेन दूर से सैनिकों का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
आसपास कोई शहर नहीं था, इसलिए सैनिकों को रात में आराम करने और भोजन के लिए आग जलाने के लिए खाली जमीन का टुकड़ा ढूंढना पड़ा। आराम के इस पल के दौरान उनके पहरेदार कड़ी निगरानी में रहते थे। हर बार कुछ सैनिक जादुई जानवर के ऊपर सवार होकर इलाके में गश्त करते थे। इस वजह से जियान चेन को कोई भी कदम उठाने में असमर्थ होना पड़ा। इस तरह की कुलीन सेना के खिलाफ, जिसमें पृथ्वी संत मास्टर्स भी शामिल थे, जियान चेन बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था और बेतहाशा आगे नहीं बढ़ सकता था। अगली सुबह तक सैनिक अपना सामान समेटने लगे थे और जियान चेन अभी भी पीछे से उनका पीछा कर रहा था। सड़क के इस हिस्से पर बहुत ज्यादा कारवां नहीं थे, इसलिए अक्सर सैनिकों को भाड़े के सैनिकों या व्यापारियों के समूह का सामना करना पड़ता था। उन दुर्लभ दिखावटों के कारण किसी भी सैनिक ने जियान चेन पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी जब व्यापारियों का एक समूह उसी दिशा में आता था तो जियान चेन अतिरिक्त कवरेज के लिए उनके साथ घुल मिल जाता था। दोपहर के समय जियान चेन एक बार फिर व्यापारी समूह से अलग हो गया और अकेले ही उनका पीछा करता रहा। सूरज की तपिश के कारण सैनिक जल्द ही पास के एक नाले के पास रुक गए। घास पर छोटे छोटे समूहों में बैठकर हर कोई ठंडे पानी की कुछ घूंट लेने के लिए अपनी कैंटीन निकालने लगा। यह मौसम बहुत गर्म है। मेरा सारा पानी लगभग खत्म हो चुका है। इस गर्म मौसम में हमें जल्द ही पानी के स्रोत तक पहुंचना होगा। एक आदमी 2 या 3 दिन बिना खाए रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता, एक उच्च पदस्थ सैनिक बोला। उसके बगल में खड़े दूसरे सैनिक ने एक नक्शा निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने नक्शे के एक हिस्से की ओर इशारा किया, उसकी आंखें चमक उठी और बोला, यहाँ प्रतीक को देखो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है। हम वहां जाकर थोड़ा पानी ले सकते हैं। कुछ उच्च पदस्थ सैनिक तुरंत एक साथ इकट्ठे हुए और फिर अपने बाकी सैनिकों को आदेश दिया, सभी लोग जाओ और अपने दस्ते के एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जाकर कुछ पानी लाने का काम सौंपो। हाँ कमांडर। तुरंत एक सैनिक ने सभी की कैंटीन को अपने स्पेस बेल्ट में इकट्ठा किया और तुरंत अपने क्लास 2 मैजिकल बीस्ट माउंट पर पानी के स्रोत की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में सिपाही 2 मीटर चौड़े एक छोटे से नाले के पास पहुंच गया। पानी इतना साफ था कि नाले का तल भी देखा जा सकता था। अपनी सवारी से उतरकर सैनिक ने तुरंत ही स्पेस बेल्ट से सभी कैंटीनों को निकालना शुरू कर दिया और उनमें पानी भरना शुरू कर दिया। अचानक उस समय ऊंची घास से तेज गति से एक चांदी की किरण निकली। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, उसने उसकी गर्दन को पूरी तरह चीर दिया। सिपाही का सिर पूरी तरह से कट गया और खून हवा में फैल गया। उसका खून नदी में बह गया और पानी को रंगने लगा। झाड़ियों के बीच से एक सफेद वस्त्र पहने युवक प्रकट हुआ। वह जियान चेन था। मृत सैनिक के पास जाकर जियान चेन ने सैनिक के शरीर को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदने से पहले एक क्षण सोचा। साथ ही जिस जगह पर खून गिरा था उस मिट्टी को ढक दिया गया, ताकि उसकी गंध हवा में न फैल जाए और कोई जादुई जानवर या इंसान उसे न सूंघ ले। ये सब करने के बाद जियान चेन ने कवच से खून धोया और फिर कवच पहनने के लिए अपने कपड़े उतारे। कुछ जड़ी बूटियां लेकर उसने हाल ही में मारे गए सैनिक की तरह दिखने के लिए खुद को छिपाने की कोशिश की और अंत में बाकी कैंटीनों को पानी से भर दिया। जब सभी कैंटीन भर गईं, तो जियान चेन ने तुरंत सिल्वर धारीदार गोल्डन सांप के विषैले दांतों में से एक को निकाला और उसे सभी कैंटीनों की जल आपूर्ति में डाल दिया। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक एक बहुत ही जहरीला जीव था। इसका जहर अपनी श्रेणी में शीर्ष 3 में आता था और इसके नुकीले दांत का जहर इसका सबसे जहरीला हिस्सा था। इसके जहर की थैलियों के जहर के विपरीत, अगर नुकीले दांत को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोया जाए तो पानी की आपूर्ति बेहद घातक जहर बन जाएगी। पानी की आपूर्ति में दांत डालने के बाद जियान चेन ने बाकी सभी कैंटीनों के लिए यही प्रक्रिया दोहराई। जब तक उसने ये काम पूरा किया, सभी कैंटीन जहर से प्रदूषित पानी से भर गई थी, जिससे वे सभी बेहद जहरीली हो गई थीं। जब सभी कैंटीन जहर से भर गए तो जियान चेन ने बाकी जहर को उच्च श्रेणी के सैनिकों की कैंटीन में डाल दिया। नुकीले दांत को वापस अपने स्पेस बेल्ट में रखते हुए उसने खुद का निरीक्षण करना शुरू किया कि कहीं कोई चीज जगह से हट तो नहीं गई है। फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ भी अनदेखा नहीं किया है, वह मृत सैनिक की सवारी पर सवार हो गया और वापस अपने स्थान पर जाने लगा। अध्याय 268 एक उच्च सफलता। सावधानीपूर्वक वापस उस स्थान पर लौटते हुए जहां सैनिक आराम कर रहे थे, जियान चेन ने बड़ी सावधानी से जहर से भरे पानी के बर्तन वापस देने शुरू कर दिए ताकि वह अपनी योजना का खुलासा न कर दे। जियान चेन ने चुपचाप अपने चारों ओर देखा, जैसे कि वह अपने आसपास के माहौल को देख रहा हो। अगर कुछ गलत हुआ तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा। हालांकि उसने जो कवच पहना था उससे उसकी शक्ल सूरत दूसरे सैनिकों जैसी ही थी, लेकिन उसकी आवाज ऐसी नहीं थी जिसे जियान चेन बदल सके।
आसपास के सैनिकों में से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि जियान चेन में कुछ गड़बड़ है। एक के बाद एक उन्होंने पानी की कैंटीन ली और जी भरकर पीने लगे। सीखियाफू, हमें हमारी कैंटीन लाओ। एक उच्च पदस्थ सैनिक ने जियान चेन को इशारा किया। जियान चेन ने अपनी आंखों के कोने से उस सिपाही की तरफ देखा जिसने उसे पुकारा था। उसे तुरंत पता चल गया कि सिपाही ने जो नाम कहा था वह उस सिपाही का था जिसे जियान चेन ने मारा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कुछ खूबसूरत दिखने वाली कैंटीन निकाली और उनकी ओर चल दिया। उसका दिल किसी भी समय कदम उठाने के लिए तैयार था। हालांकि इन सैनिकों को भी जियान चेन में कुछ भी गलत नहीं लगा। जियान चेन से कैंटीन लेकर वे पानी के साथ खुद को व्यस्त रखने लगे। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक का जहर बेस्वाद और रंगहीन था, इसलिए सैनिकों के लिए यह महसूस करना संभव नहीं था कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा वे यह नहीं सोच सकते थे कि ब्लू विंड किंगडम के भीतर कोई उनके खिलाफ इस तरह से काम करेगा। सभी को अपनी कैंटीन से घूंट भरते हुए देखकर जियान चेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अभी उसकी योजना पूरी तरह सफल थी, बस एक ही काम बाकी था कि ये देखा जाए कि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक का जहर कितना तीव्र होगा। जबकि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक के दांत के अंदर का जहर सबसे खतरनाक हिस्सा था, जियान चेन ने जिस सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक को मारा था वह अभी भी काफी कमजोर था, इसलिए उसके अंदर का जहर अपने सबसे शक्तिशाली चरण में नहीं था। जियान चेन का दिल चिंता में डूबा हुआ था, सोच रहा था कि यह जहर पृथ्वी संत मास्टर्स पर काम करेगा या नहीं, उसे नहीं पता था। सीखियाफू, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? 4 सैनिकों में से एक को अचानक एहसास हुआ कि सीखियाफू में कुछ असामान्य है। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोजाना सैनिक हमेशा उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन करने के लिए पुकारते थे। चूंकि जियान चेन ने अपने पानी के दौरे के बाद से एक भी शब्द नहीं कहा था, इसलिए इन उच्च रैंकिंग वाले सैनिकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जियान चेन का दिल धड़क उठा, उसने तुरंत अपने हाथ में हल्की पवन तलवार ली और सैनिक की ओर वार किया। जियान चेन का निष्पादन दृढ़ था और अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि अब दिखावा करना बेकार है क्योंकि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। जैसे ही वह कुछ कहेगा सब कुछ सामने आ जाएगा, इसलिए बिना तैयारी के पकड़े जाने के बजाय पहल करना सबसे अच्छा होगा। पच! हल्की पवन तलवार सैनिक के गले में गहराई तक घुस गई तथा ब्लेड की नोक उसकी गर्दन के पीछे से होकर गुजरी तथा तलवार से खून टपकने लगा। सैनिक बहुत ताकतवर होने के बावजूद वह जियान चेन के हमले के लिए तैयार नहीं था। तलवार के बेहद तेज वार के साथ ये सब एक पल में हुआ था। वास्तव में यह इतनी तेजी से हुआ था कि उस समय किसी की भी प्रतिक्रिया संभव नहीं थी, इसलिए यह आश्चर्यजनक हमला लगभग बिना किसी प्रयास के एक अर्थ सेंट मास्टर को मारने के लिए किया गया था। इस अचानक घटना ने अन्य कमांडरों को स्तब्ध कर दिया। सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव करने और कई चीजों का सामना करने के बाद वे जल्दी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे और जियान चेन पर उग्र रूप से उड़ गए। तुरंत पीछे की ओर छलांग लगाते हुए जियान चेन ने अपनी गति का उपयोग करके और दूर भागने की कोशिश की। भीषण गर्मी के कारण हर एक सैनिक ने जहर से भरा पानी पी लिया था। ये सिर्फ समय की बात थी कि इसका असर कब होगा, इसलिए उसे बस इंतजार करना था। सीखियाफू, तुम गद्दार हो। तुमने विद्रोह करने की हिम्मत की। सीखियाफू, हमारी दयालुता के बाद भी तुमने हमारे कमांडर तियानलिन को मार डाला। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम हमारे स्टॉर्म ट्रूप्स के भीतर एक जासूस होगे। मैं कितना अंधा हूं कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभी कमांडरों ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके चेहरे क्रोध से बदसूरत हो गए थे। उनकी दोनों आंखें गुस्से से लाल हो गईं क्योंकि पहले आराम कर रहे सैनिक अपने कुलीन सैनिकों के खिताब के प्रति सच्चे रहे और बिना किसी आदेश के तुरंत जियान चेन का रास्ता रोकने के लिए उड़ गए। जियान चेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी क्योंकि अचानक उसकी मध्य महान संत गुरु शक्ति प्रकट हुई। एक पल में उसकी हल्की पवन तलवार उसके रास्ते में आने वाले हर सैनिक पर उड़ गई, जिससे सड़क उनके खून से लाल हो गई। कुलीन सैनिकों का ये समूह उसका रास्ता रोकने में पूरी तरह से असमर्थ था। जियान चेन जल्दी से उस घेरे से भाग निकला जिसमें सैनिकों ने उसे बंद कर दिया था। तुरंत कुछ कदम पीछे हटते हुए शेष 4 कमांडर और सैनिकों का समूह उसका पीछा करने के लिए दौड़ा। कुछ पहले से ही पीछा करने के लिए अपने जादुई जानवरों पर सवार हो गए थे। जियान चेन का पीछा करने के कुछ कदम बाद ही सैनिकों का एक बड़ा हिस्सा अचानक दर्दनाक चेहरे के साथ झुक गया। उनके होठों से खून बहने लगा और उनके चेहरे और भी पीले पड़ने लगे। तुरंत ही और भी सैनिक दर्द से जमीन पर गिरते हुए अपने कदम रोकने लगे। उनके मुंह से खून निकलता रहा क्योंकि उनके घोड़ों पर सवार सैनिक अचानक उनसे नीचे गिर गए। कुछ ही देर बाद 200 सैनिक जमीन पर गिर गए और उनके होठों से खून बह रहा था।
उनके चेहरे पर दर्दनाक भाव बने हुए थे जबकि कुछ सैनिक पहले ही जमीन पर गिरकर मर चुके थे। कमांडर, हमें जहर दिया गया है, एक सैनिक जोर से चिल्लाया। ये सुनकर जियान चेन का पीछा कर रहे चारों कमांडर अचानक रुक गए। स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने अपने आदमियों को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा तो उनके चेहरे पर सदमे की भावना छा गई। क्या हो रहा है? आप सबको जहर कैसे दिया जा सकता है? कमीने, हमें जहर कैसे दिया जा सकता है? ये कैसे किया गया? ये सी कियाफू था, केवल वह पाखंडी सी कियाफू ही ऐसा कर सकता था। सी कियाफू, तुम कितने बेशर्म हो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जिंदा ही तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सभी सेनापति क्रोध में चिल्ला उठे और उनके चेहरे पर राख जम गई। सी कियाफू एक सैनिक था जिसे उन्होंने कई सालों तक सावधानी से पाला और उसकी देखभाल की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अब उन्हें इस तरह से धोखा देगा। अगर यह बात सामने आ गई कि ब्लू विंड किंगडम के सबसे कुलीन स्क्वाड्रन स्टॉर्म ट्रूप्स में एक सैनिक दोष है तो वे पूरे राज्य में हंसी का पात्र बन जाएंगे। अचानक एक कमांडर का चेहरा सफेद पड़ गया और वह घबराकर चिल्लाया, अरे, मुझे भी जहर दिया गया है। लानत है, मुझे भी जहर दिया गया है, यह पानी से ही हुआ होगा। ये कौन सा जहर है जो इतना शक्तिशाली है? वह कमीना सी कियाफू, हमें जहर देने की हिम्मत करने के लिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। चारों कमांडरों के चेहरे खराब हो गए क्योंकि उन्होंने तुरंत ही जहर को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की। उस समय जियान चेन, जो उनसे बहुत तेज गति से भाग रहा था, अचानक पलटा और अपने खूनी लाइट विंड तलवार को हाथ में लेकर धीरे धीरे कमांडरों की ओर चलने लगा। चारों कमांडरों ने अपनी आंखें खोलीं और जियान चेन को ठंडी निगाहों से देखा। जब उनकी नजर लाइट विंड स्वॉर्ड पर पड़ी तो एक पल के लिए उनकी आंखें चमक उठी। फिर उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा, तुम सी कियाफू नहीं हो, तुम कौन हो? अध्याय 269, जहर। तो तुम सी कियाफू नहीं थे। ऐसा लगता है कि सी कियाफू को तुमने ही मारा था और फिर तुमने हमारे पानी में जहर मिलाने के लिए उसका नाटक किया। तुम कौन हो और तुमने हमारे पानी में जहर क्यों मिलाया? क्या हमने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए हमें इतनी नफरत करनी पड़े? कमांडरों ने तुरंत ही अपने अंदर के विष को शुद्ध करने के लिए समय रोकने की कोशिश की। जियान चेन ने राहत की सांस लेते हुए हंसते हुए कहा। इस पर उसकी योजना पूरी हो गई। 20 मीटर दूर जहां 4 आदमी बैठे थे वहां जाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, साथी सैनिकों, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये देखकर कि जियान चेन अभी तक उनसे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, चारों कमांडरों को कुछ समय के लिए राहत मिली। चूंकि वे सभी जहर से भरे हुए थे, इसलिए जहर को बाहर निकालने के लिए उन्हें युद्ध से बचना होगा। अगर वे लड़ते तो अंदर का जहर दबाना मुश्किल होता और तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता, जिससे ये जानलेवा हो जाता। तुम कौन हो और तुमने हमें जहर क्यों दिया? क्या तुम ब्लू विंड किंगडम के दुश्मन हो? कमांडरों में से एक ने गुर्राहट के साथ कहा। जियान चेन ने लापरवाही से एक छोटी सी हंसी दी, अपने ब्लू विंड किंगडम का दुश्मन होना बात की बात है। आप जो विशाल मात्रा में राक्षस कोर की आपूर्ति कर रहे हैं, वह गेसुन किंगडम पर युद्ध के प्रयासों की आपूर्ति के लिए है, सही है। तो तुम गेसुन साम्राज्य के जासूस हो जो हमारे राज्य में घुसपैठ कर आए हो। एक कमांडर ने जियान चेन को ऐसे देखा कि वह एक खून के प्यासे भेड़िए जैसा लग रहा था जो उसे काटने के लिए तैयार था। हाँ, ये सैनिक काफी होशियार है। सिर्फ इस जानकारी से ही उसे पता चल गया है कि मैं गेसुन साम्राज्य से हूँ। हालांकि आपके शब्दों में एक गंभीर दोष है। हालांकि मैं गेसुन साम्राज्य का मूल निवासी हूं, लेकिन मैं जानबूझकर आपके ब्लू विंड किंगडम में जासूस बनने के लिए नहीं आया था। आज का यह मामला सिर्फ एक संयोग था। जियान चेन खुशी से हंसा। अब जब सभी शक्तिशाली कमांडरों को जहर दे दिया गया था तो उस पर दबाव कम हो गया था। क्या बढ़िया संयोग है। सर, आप अपना मुखौटा क्यों नहीं उतार देते और हमें अपनी असली पहचान क्यों नहीं दिखाते? या आप काया हैं जो हमें दिखाने से इनकार कर रहे हैं? एक कमांडर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं इस स्थिति से काफी खुश हूं। ये देखते हुए कि आप मरने वाले आदमी हैं, आपकी इतनी सारी मांगे क्यों हैं? मेरा चेहरा देखने या न देखने से कुछ नहीं बदलेगा। जियान चेन हंसा। तो गेसुन साम्राज्य के लोग जाहिर तौर पर कायल लोग हैं जो ये बताने की हिम्मत नहीं करते कि वे कौन हैं। मैंने आज ये सब देख लिया है, एक कमांडर ने बड़बड़ाते हुए कहा। पच। अचानक एक कमांडर ने खून का एक कौर खांसकर बाहर निकाला, जिससे उसका पहले से सफेद चेहरा उसके खून से सना हुआ था। उसका चेहरा अब कागज की तरह पीला पड़ गया था और वह सदमे में चिल्लाया, ये किस तरह का जहर है जो इतना शक्तिशाली है? इसके बाद शेष तीनों कमांडरों ने हल्की कराह भरी, उनके चेहरे भी काले पड़ गए तथा उनके होठों से धीरे धीरे खून बहने लगा।
क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि समय बीतने के साथ जहर और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है? चाहे आप अपनी संत शक्ति को कैसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जहर उससे नहीं दबेगा। चारों कमांडरों की दयनीय स्थिति को देखकर जियान चेन की आंखें चमक उठी और वह हिम्मत करके चारों के बीच 10 मीटर चल पड़ा। तुम कौन होते हो इतना शक्तिशाली जहर रखने वाले? एक कमांडर ने दहाड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको ये बताने में कोई बुराई नहीं है। क्या आपने पहले कभी सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के बारे में सुना है? जियान चेन ने पूछा। क्या? चांदीधारी सुनहरा सांप? क्या हमें उस सांप के जहर से जहर हो गया है? असंभव। चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप तियान युआन महाद्वीप में पहले से ही बेहद दुर्लभ और अमूल्य हैं। आप इसका जहर कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जैसे ही कमांडरों ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का नाम सुना, वे अपना संयम और अधिक नहीं रख सके। निराशा में डूबने से पहले हर किसी के चेहरे पर एक भयावह भाव था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का जहर महाद्वीप पर सबसे जहरीली चीजों में से एक था। इसका जहर इतना भयंकर था कि सेंट फोस भी इसे दबा नहीं सकता था। औषधीय दवाएं या जड़ी बूटियां भी बेकार होंगी। केवल एक रेडियंट सेंट मास्टर के नियंत्रण में ही सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर को नियंत्रित किया जा सकता था और उम्मीद है कि उसे ठीक किया जा सकता था। जैसे ही इन कमांडरों ने उम्मीद खो दी, जियान चेन ने अपनी हल्की हवा वाली तलवार को आगे बढ़ाया और वार करने के लिए तैयार हो गया। तुरंत तलवार ने कमांडर के गले में जगह बना ली और उसे मार डाला। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन ने अपनी तलवार निकाली और दूसरे की ओर दौड़ा। सभी सावधान रहें। शेष 3 कमांडरों ने तुरंत खुद को होश में लाया क्योंकि जियान चेन द्वारा चाकू मारे गए कमांडर फर्श पर गिर गए थे। कमांडरों में से एक ने तुरंत जियान चेन पर अपनी तलवार घुमाई, जबकि अन्य 2 ने भी ऐसा ही करने से पहले अपने संत हथियार निकाले। जियान चेन ने एक ठंडी मुस्कान दी। वह अब तीनों पृथ्वी संत मास्टर से नहीं डरता था। उसकी हल्की पवन तलवार 3 बार चमकी, एक साथ दूसरों की तलवारों पर वार किया। जियान चेन की तलवार तीनों कमांडरों पर गिरी तो 3 धातु की खनकने की आवाजें सुनाई दी। तुरंत ही पृथ्वी संत मास्टर्स के 3 संत हथियारों में एक उंगली के आकार का निशान बन गया। तीनों पृथ्वी संत गुरुओं के चेहरे दर्द से सिकुड़ गए और खून बहने लगा। उनके संत हथियार क्षतिग्रस्त हो गए, इसलिए उन्हें भी नुकसान महसूस हुआ। ये कैसे संभव है? हम समझ सकते हैं कि आपकी ताकत पृथ्वी संत मास्टर की तरह नहीं है, तो आप हमारे संत हथियारों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक कमांडर ने डरकर चिल्लाया। उसके बगल में खड़े अन्य 2 कमांडर इस स्थिति को देखकर स्तब्ध रह गए। कितना अजीब है, उसके पवित्र हथियार से सावधान रहें, इसके अंदर किसी तरह की अलग शक्ति है। कमांडरों में से एक ने तलवार के भीतर नीली और बैंगनी रोशनी की हल्की चमक का पता लगा लिया। अब सावधान रहो, उसके पवित्र हथियार को अपने पर मत लगने दो, नहीं तो तुम एक भयानक स्थिति में फंस जाओगे। सेनापति जिया कबीले के कुलपति से ज्यादा ताकतवर थे। जल्दी ही वे समझ गए कि अभी क्या हुआ था और जल्दी से एक बार फिर जियान चेन पर हमला किया। जियान चेन के हमलों ने पहले की तुलना में एक बड़े क्षेत्र को कवर किया। प्रत्येक वार या तो तीनों कमांडरों के हाथों में मौजूद संत हथियारों पर या उनके गले पर लक्षित था। बिना किसी संदेह के तीनों कमांडर नीले और बैंगनी तलवार क्यूई से डरते थे, इसलिए वे अपनी गतिविधियों में काफी सीमित थे, जिससे उनकी पूरी क्षमता सीमित हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे से बिजली की गति से लड़ते रहे, तभी अचानक एक कमांडर की गर्दन से खून की बड़ी धार बहने लगी। जियान चेन की तलवार ने एक कमांडर की गर्दन को काट दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे सभी लोग पूरी तरह से भयभीत हो गए। 2 बाकी 2 कमांडरों की आंखें लगभग फटने को हो गईं और वे पीड़ा में चिल्लाने लगे। जियान चेन ने उन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया और तुरंत उन पर झपटा और एक कमांडर पर चाकू से हमला कर दिया। अध्याय 270 उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपें। हमें सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर से जहर दिया गया है, अब हम उसकी वजह से बच भी नहीं सकते। एक कमांडर ने दहाड़ लगाई। अपने भीतर के जहर को दबाने की कोशिश को छोड़कर अर्थ सेंट मास्टर की सेंट फोर्स ने एक उग्र लाल रंग के साथ बाहर की ओर विस्फोट किया। आग जैसी सुगंध के साथ जिसने जमीन को झुलसा दिया, आसपास की कुछ घास लगभग तुरंत जलकर राख हो गई। दूसरे कमांडर को पता था कि अब बच निकलना नामुमकिन है, इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ उसके शरीर से भी एक नीले रंग की रोशनी फूट पड़ी। उसके आसपास की सारी हवा जीवंत होने लगी क्योंकि वह उसके चारों ओर घूमने लगी थी। मैं तुम्हें अपनी उग्र तलवार की ताकत का स्वाद चखाऊंगा। अग्निगुण संत बल कमांडर ने दहाड़ लगाई। उसके हाथ में तलवार तुरंत लाल हो गई क्योंकि वह एक ब्रैंडिंग लोहे की तरह गर्म हो गई थी।
जैसे ही उसने जियान चेन पर वार किया, एक भयंकर आग उसके साथ निकली जिसका बल पत्थर जितना भारी था। दूसरे कमांडर की तलवार तुरंत जियान चेन की छाती की ओर बढ़ी ताकि वह उसे भेद सके। तलवार की गति इतनी तेज थी कि जियान चेन के पास तलवार से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इन दो अपरिहार्य तलवारों के खिलाफ जियान चेन की हल्की पवन तलवार ने तुरंत दोनों तलवारों को आगे बढ़ाया, जिसके चारों ओर एक नीला और बैंगनी तलवार क्यूई लिपटा हुआ था। डिंग। लाइट विंड स्वॉर्ड ने अग्नि विशेषता कमांडर की तलवार के साथ संपर्क बनाया, लेकिन स्टील और पत्थर की कठोरता के साथ भी उसकी अग्निसंत शक्ति के कारण कमांडर की तलवार एक और दांतेदार अंतराल हासिल करने में मदद नहीं कर सकी। जियान चेन ने महसूस किया कि कमांडर की विस्फोटक शक्ति से उसके मुंह से कुछ खून निकल रहा था। हालांकि यह आदमी एक पृथ्वी संत मास्टर था जिसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था, फिर भी वह क्षतिग्रस्त होने से बच नहीं सका। अग्नि जैसे तत्व से घिरे हुए पृथ्वी संत मास्टर ने एक बार फिर से चौंक कर चिल्लाया। चूंकि उनकी संत शक्ति उनसे जुड़ी हुई थी, इसलिए उनके शरीर को एक बार फिर से गंभीर चोट लग गई थी। उसी समय पवन गुण कमांडर की तलवार जियान चेन की छाती में प्रवेश कर गई थी और फिर उसकी पीठ से बाहर निकल गई थी। जियान चेन ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने सीने में बढ़ते दर्द को अनदेखा किया। लाइट विंड स्वॉर्ड ने अग्निगुण वाले कमांडर की तलवार को एक तरफ धकेल दिया और तुरंत कमांडर के दिल में घुस गई। लाइट विंड स्वॉर्ड के भीतर तेज तलवार क्यूई के साथ कमांडर का दिल तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया था। कुछ ही देर बाद जियान चेन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और नीले और बैंगनी प्रकाश की धुंध के साथ हल्की पवन तलवार तुरंत अंतिम बचे कमांडर की ओर उड़ी। ठंडी सांस लेते हुए कमांडर ने तलवार को जियान चेन के सीने में घुमाया, जिससे घाव और बड़ा हो गया। उसी समय शुद्ध संत शक्ति का एक विस्फोट जियान चेन के शरीर में घुस गया और तबाही मचाने लगा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और पीछे की ओर कूद गया। एक घुरघुराहट के साथ जियान चेन ने थोड़ा खून थूका। उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया ये शुद्ध संत बल अत्यंत परिष्कृत था। अपनी ही संत शक्ति के खिलाफ लड़ते हुए इसने पहले ही उसकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह इसे रोक नहीं सका था। इस समय जियान चेन के भीतर रहने वाली नीली और बैंगनी तलवार आत्माएं हिल गईं। जियान चेन के शरीर पर आक्रमण करने वाली शुद्ध संत शक्ति ने अचानक दो तलवार आत्माओं का ध्यान आकर्षित किया। तलवार आत्माएं तुरंत आगे बढ़ीं और तुरंत ही शुद्ध संत शक्ति को बिना किसी निशान के उनके द्वारा निगल लिया गया। अपने शरीर के भीतर का खतरा दूर हो जाने के बाद जियान चेन ने अब और संकोच नहीं किया और कमांडर की ओर उड़ गया। उसकी हल्की पवन तलवार आगे की ओर चमकती हुई एक चांदी की चमक में बदल गई। बचे हुए कमांडर के अंदर जहर पहले से ही बेहद घातक खुराक तक पहुंच चुका था। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से काला पड़ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे जियान चेन अभी भी उसके पीछे भाग रहा था और साथ ही साथ उसके बराबर ताकत वाले दूसरे कमांडर भी मारे गए थे, तो अब उसकी एकमात्र इच्छा भागने की थी। अगर यह और चलता रहा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे मारता हूं या वह मुझे मारता है। अगर मैं उसे मार भी देता हूं तो मेरे शरीर में मौजूद जहर मुझे बहुत तेजी से मार देगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। गेसुन साम्राज्य का एक जासूस हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है और हमारे द्वारा परिवहन किए जा रहे राक्षस कोर के पीछे आ रहा है। यह नहीं हो सकता। अगर मैं मर भी जाता हूं तो मैं इस तरह से अज्ञात तरीके से नहीं मर सकता। महामहिम को इस मामले से अवगत कराया जाना चाहिए, कमांडर ने खुद से सोचा। अपने वायु गुण संत बल में लिपटे हुए वह बहुत तेज गति से उड़ रहा था कि उसका कोई निशान भी नहीं देखा जा सकता था। इस तरह जियान चेन उसका पीछा नहीं कर पाएगा। यदि वायु विशेषता वाला पृथ्वी संत मास्टर भागने पर अड़ा हुआ हो तो उसकी गति निश्चित रूप से जियान चेन से अधिक होगी। अब तक 5 पृथ्वी संत मास्टर्स को राक्षस कोर के परिवहन का काम सौंपा गया था, जिनमें से 4 मारे जा चुके थे और एकमात्र बचे हुए मास्टर को घातक झटका दिया गया था। अपनी अंदरूनी चोटों के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ जियान चेन दूसरे कमांडरों की मृत लाशों के पास गया और अपना हाथ बढ़ाकर उनके स्पेस बेल्ट और स्पेस रिंग्स को पकड़ लिया। फिर अपने घायल शरीर को घसीटते हुए रथों के पास ले गया। जियान चेन ने बिना कोई निशान छोड़े तुरंत उन सभी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसके बाद सीधे निकल गया। पहले बॉक्स के पास आकर जियान चेन ने उस पर लगे लॉक को काट दिया और फिर ढक्कन खोलकर अंदर रखी सामग्री को बाहर निकाला। पूरा बॉक्स क्लास 1 और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर से भरा हुआ था। तो क्या अंदर इतने सारे राक्षस कोर छिपे हुए थे? मैं इनमें से लगभग 1000 की गिनती कर सकता हूं। जियान चेन का दिल धड़क उठा जब उसने अपने सामने के दृश्य का निरीक्षण किया। इन सभी राक्षस कोर के घटिया दर्जे के होने के बावजूद फिर भी उनकी मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा ये सिर्फ एक बॉक्स था। कुल 15 रथ थे, जिनमें से प्रत्येक में 2 से 4 बॉक्स थे।
अगर उनमें से हर एक बॉक्स में राक्षस कोर होते तो उनकी कुल मात्रा एक खगोलीय संख्या होती जिसे कोई भी गिन नहीं पाता। अचानक उसके डेंटियन के भीतर नीली और बैंगनी तलवार आत्माएं अचानक कांप उठीं और जियान चेन के दिमाग में एक संदेश आया। नीला और बैंगनी तलवार आत्माएं इन राक्षस कोर के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना चाहती हैं। जियान चेन को एक पल में एहसास हुआ कि तलवार आत्माएं क्या चाहती थीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत राक्षस कोर की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। हालांकि इन घटिया दर्जे के राक्षस कोर को अच्छी रकम में बेचा जा सकता था, लेकिन तलवार आत्माओं को ठीक करने में मदद करने के लिए तलवार आत्माओं की मदद करने की उसकी इच्छा तब तक मजबूत थी जब तक कि यह उसकी अपनी ऊर्जा नहीं थी। पृथ्वी संत मास्टर्स के खिलाफ लड़ने के अपने वर्तमान लक्ष्य के कारण यह उसका एकमात्र मौका था। जैसे ही जियान चेन का हाथ राक्षस कोर के बॉक्स पर था, उसके डेंटियन के भीतर तलवारों से एक बहुत बड़ा आकर्षण बल महसूस किया जा सकता था। बॉक्स के भीतर मौजूद हजारों राक्षस कोर एक हल्की चमक छोड़ने लगे। जैसे ही ऊर्जा संघनित होने लगी, अचानक ऊर्जा का एक सार देखा जा सकता था जो राक्षस कोर से जियान चेन की बाह में उसके डेंटियन में प्रवाहित हो रहा था। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी बाह में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जिससे दर्द के कारण बाह थोड़ी सुन्न हो गई। जिस गति से तलवार आत्माएं ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं, वह बहुत तेज थी, इसलिए कुछ ही पलों में राक्षस कोर के भीतर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। जियान चेन ने तुरंत तलवार आत्माओं के साथ स्थिति की जांच की, लेकिन निराश हो गया। बॉक्स के भीतर सभी राक्षस कोर को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद भी तलवार आत्माओं के साथ कोई बदलाव नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि तलवार आत्माओं को ठीक करने के लिए राक्षस कोर की जरूरत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। जियान चेन ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद से सोचा। तलवार आत्माओं की भूख बहुत ज्यादा थी और उसे नहीं पता था कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए कितना पर्याप्त था। उसके बाद जियान चेन ने एक एक करके बक्से खोले। प्रत्येक बॉक्स में क्लास 1 और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर दोनों थे, लेकिन मॉन्स्टर कोर के भीतर की ऊर्जा को तलवार आत्माओं द्वारा लालच से अवशोषित कर लिया गया था। 17वें और 18वें बॉक्स के बाद जियान चेन ने ढक्कन खोला और पाया कि अंदर कई हजार क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे। इस बक्से से जियान चेन ने केवल अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए कई सौ कोर निकाले, जबकि बाकी को तुरंत तलवार आत्माओं द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इसके बाद जियान चेन 5 और संदूकों के पास गया, जिनमें से सभी में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर भी थे। इससे जियान चेन बेहद खुश हुआ, लेकिन इसे अपने लिए लेने के बजाय उसने तलवार आत्माओं को उन सभी को अवशोषित करने के लिए कहा ताकि तलवार आत्माएं मजबूत हो सकें। राक्षस के सभी कोर को अवशोषित करने के बाद जियान चेन के डेंटियन के भीतर तलवार आत्माओं में आखिरकार बदलाव आना शुरू हो गया। पहले की कमजोर रोशनी अचानक एक लालटेन की तीव्रता से चमकने लगी जो जलती बुझती रहती थी। इस बदलाव पर जियान चेन बहुत खुश था। नीले और बैंगनी तलवार क्यूई का उपयोग करते हुए जियान चेन बता सकता था कि इसकी गुणवत्ता और भी समृद्ध हो गई है। जियान चेन एक और भी बड़े स्टील के डिब्बे के पास गया जो करीब 4 मीटर लंबा था। इसे खोलते ही जियान चेन को एक काले रंग की लोहे की छड़ दिखाई दी जो आधे मीटर चौड़ी थी। लोहे की छड़ के चारों ओर अंदर और बाहर नरम करने के लिए रुई लगी हुई थी। लोहे की छड़ का ऐसा जाना पहचाना टुकड़ा देखकर जियान चेन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत पास के स्टील के बक्सों को खोला तो उसने पाया कि उनमें भी कपास की पैकेजिंग के साथ कई रहस्यमय आकार की वस्तुएं थीं। इन वस्तुओं को देखकर जियान चेन के दिमाग में एक दृश्य कौंधा, जिससे जियान चेन तुरंत चौंक गया। यह एक जादुई क्रिस्टल तोप है। जियान चेन ने वेक सिटी में अपने समय से जादुई क्रिस्टल तोप को देखा था, इसलिए वह उनके रूप से अपरिचित नहीं था। इसलिए जब उसने इन बक्सों में लिपटे हुए घटकों को देखा तो जियान चेन को पता चल गया कि वे एक जादुई क्रिस्टल तोप के निर्माण के लिए थे। वेक सिटी में प्राइमरी टियर मैजिकल क्रिस्टल तोपें केवल 2 मीटर लंबी थीं और मिडिल टियर मैजिकल क्रिस्टल तोपें 3 मीटर लंबी थीं। ये 4 मीटर लंबी हैं। यह एक एडवांस टियर मैजिकल क्रिस्टल तोप होनी चाहिए। तोपों को देखते हुए जियान चेन ने खुशी के भाव के साथ तुरंत अनुमान लगाया कि ये पहले वाली तोपों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं। उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपें ऐसी थीं जो जियान चेन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। लेकिन उसने जो सुना था उसके अनुसार उन्नत स्तर की जादुई क्रिस्टल तोपों के लिए क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की आवश्यकता होती है और वे 20 किलोमीटर दूर तक गोली मार सकती हैं। ये हिट होने पर अर्थ सेंट मास्टर को मार सकती हैं और सामूहिक विनाश के हथियार हैं। जब तक किसी के पास एडवांस्ड टियर मैजिकल क्रिस्टल तोप है तब तक एक प्राइमरी सेंट एक अर्थ सेंट मास्टर को मार सकता है। अगर उन तोपों की संख्या बहुत ज्यादा है तो अर्थ सेंट मास्टर के एक समूह को मारना भी संभव होगा। जियान चेन की आंखें आग की तरह जल उठीं जब उसने अपने सामने रखी चीजों को देखा।
इससे ये कहा जा सकता था कि उसके पास अतुलनीय ताकत वाले हथियार थे। अगर कोई ताकतवर गुट उसे परेशान करता, तो वह 20 किलोमीटर दूर से भी इन तोपों का इस्तेमाल करके उनके मुख्यालय को नष्ट कर सकता था।